कोई असर ईरान पर पड़ता हुआ नहीं दिखा है। 3 खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर जम्वाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ट्रंप की इस धमकी का असर कुछ पड़ेगा ईरान पर? क्योंकि अब तक इससे पहले भी ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम शमशान बना देंगे, लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ा। उल्टा ईरान ने जवाब दे दिया था कि हमारी भी मिसाइलें हैं और हम अमेरिका पर दाग देंगे अगर ट्रंप का यही रवैया रहा तो। देखिए, ट्रंप साहब की एक प्रॉब्लम है, धमकियां बहुत देते हैं। हाँ। वो यूक्रेन से लेकर हर जगह धमकी 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 देते हैं। धमकी का असर तब पड़ता है अगर जो धमकी सुन रहा है उसको यकीन हो कि ये धमकी असल में कार्रवाई में बदली की जा सकती है और यहाँ ये कर देंगे। अब इनका यूक्रेन से लेकर हर जगह जहां देखो ना, रिकॉर्ड सिर्फ धमकियों का है, कुछ करने का रिकॉर्ड थोड़ा कम है। तो ईरान इसलिए सीरियसली नहीं ले रहा। एक तो ये बात। दूसरा, इजराइल और यूएस वैसे भी मेरे को लगता है ईरान के साथ गुड कॉप बैड कॉप की खेल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। पहले उनको उलझाया कि भी न्यूक्लियर डील में बातचीत गुड कॉप बन के, और तैयारी हो रही थी इजराइल की लगातार कि भी ये बातचीत डिप्लोमेसी कुछ नहीं होना, एंड में इनका हमें खुद ही खत्म करना पड़ेगा। वो उसकी तैयारी कर रहे थे। आई मीन, बाय देयर ओन एडमिशन कि 6 महीने से ऊपर से ये तैयारी चल रही थी। बिकॉज इस टाइप के हमले 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 1-2 महीने की तैयारी से नहीं होते। इट टेक्स मंथ्स इफ नॉट ईयर्स ये ऐसी तैयारी करने के लिए। तो वो तैयारी चल रही थी, एंड ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये तैयारी अमेरिका को बताए बिना चल रही होगी या वॉर प्लानिंग के अंदर अमेरिका शामिल नहीं होगा। सो वो बैड कॉप ये गुड कॉप ये चल रहा था। जिस दिन हमला हुआ ईरान के ऊपर, उससे 1 दिन पहले अमेरिका बोल रहा था बहुत जल्दी मतलब हमारे बीच में फिर वो डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होने वाली है। मतलब लास्ट मिनट में साइकोलॉजिकली अगले को रिलैक्स करना कि ये अभी बिल्कुल सही चल रहा है, हम डिप्लोमेसी में यकीन करते हैं। अगले दिन उन्होंने हमला कर दिया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि इजराइल को पता था कि रिपरकशंस होंगे। दैट इज व्हाई दे वेंट इनटू हाइडिंग मोड। पर कितना बड़ा रिप्लाई करेगा ईरान का, उसका अंदेशा नहीं था। उनको पता था कि उनके पास इस वक्त 2 से 3 हजार मिसाइल्स का जखीरा है। दे आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इट टू 7 से 8 हजार। उससे पहले वो उनको मारना चाहते थे। पर उसमें से हाइपरसोनिक मिसाइल कितने हैं? अभी लग रहा है कि काफी मात्रा में हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं उनके पास, जिनका तोड़ मतलब दुनिया में एक्चुअली किसी के पास भी नहीं है। बिकॉज वो धमनी की गति से 5 से 6 गुना चलते हैं एंड सारे एयर डिफेंसेस को बर्बाद कर लेते हैं। तीसरा, उसके अपने आयरन डोम में इस वक्त कमी आ गई है। वो सिवियरली डिग्रेड हो गया है पिछले 2-3 साल से हिजबुल्लाह और उनसे लड़ते हुए, एंड देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। अभी उनको रश नहीं कर रहा है इजराइल। आप देखते नाउ इस पूरे सिचुएशन में जब हर घंटा हर दिन इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 हफ्ते का है बड़ा इस टाइप की इंटेंस वॉर में दिनों और घंटों का महत्व होता है। 2 हफ्ते बहुत लंबा समय है जो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट दे रहे हैं ईरान को। इन 2 हफ्तों में तो इनका आपस में ही फैसला हो जाएगा बमबारी में से कि एक ना एक थक के बैठ जाएगा। तो ये 2 हफ्ते का समय मेरे को तो या तो ये ट्रैप लगता है कि इजराइल को लल करने के लिए, बिकॉज ईरान को लल करने के लिए कि अभी तुम्हारे पास 2 हफ्ते है, मतलब कोई बात नहीं, आराम से सोच लो। वेरएज इजराइल की एक ही कमजोरी है, इजराइल की एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है। ईरान की एयरफोर्स वहां पहुंच नहीं सकती बिकॉज उनके पास एयर रिफ्यूलिंग मिड एयर रिफ्यूलिंग वगैरह नहीं है। तो वो मिसाइल से हमला कर रही है ईरान से। अब इजराइल की प्रॉब्लम है कि इनके पास 200 फुट तक पेनिट्रेट करने वाले बॉम्ब हैं, पर 200 फुट से गहरे, जिसके लिए मतलब GBU 43 टाइप के बॉम्ब चाहिए होते हैं, जो कि स्पेशल बॉम्बर से मतलब C-130 लेवल के बॉम्बर से गिराए जाते हैं, और जिनके अंदर एक के अंदर तकरीबन मतलब अगर GBU 43 की बात करें 9,850 किलो बारूद, 10 किलो टन छोटा मोटा कन्वेंशनल मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव है, जो 200 फुट से भी बहुत नीचे जाके अंदर तक तबाही मचाता है, जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था वो टोरा टोरा वगैरह की सुरंगों को बर्बाद करने के लिए। वो चाहिए अभी इजराइल को। या तो अमेरिका उनको देगा या खुद आके वो बम गिराएगा, बिकॉज इस वक्त जहां भी खुमैनी और उनकी बच्ची की मिलिट्री कमांड है, आई एम श्योर दे नो दिस कैपेबिलिटी, और वो 200 फुट से नीचे है। तो अभी इसी दौरान आप देखोगे कि यहाँ तो ये बॉम्ब अवेलेबल कराए जाएंगे
इजराइल को, बिकॉज ये लड़ाई 2 हफ्ते नहीं चल सकती। 2 हफ्ते में इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा दोनों का कि वो इट विल टेक इयर्स एंड इफ नॉट डिकेड्स टू बिल्ड अप अगेन। तो अमेरिका को ये डिसाइड 24-48 मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर करना है, इधर आए उधर आए, कुछ ना करे कि कुछ ना करे, या खाली बम जो हैवी ऑर्डिनेंस उनको चाहिए, इजराइल को जो मांग रहे हैं वो उनके हवाले कर दे। इनमें से एक ना एक फैसला आपको 72 घंटे में आ जाएगा, बिकॉज 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड मेरी समझ से बाहर है। 2 हफ्ते में इतनी इंटेंस लड़ाई में इतना टिक पाना बहुत मुश्किल है, लॉजिस्टिकली भी और इवन अदरवाइज दोनों के लिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उस ब्रेकिंग न्यूज को बताकर फिर मैं तैयावत जी के पास चलता हूं। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भी एक बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला करेंगे, हमारे पास हमला करने की क्षमता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम फिर से इजराइल के परमाणु ठिकानों पर अटैक करेंगे। इससे पहले भी इजराइल के परमाणु ठिकानों को 2 बार निशाना बनाया है नेतन्याहू की मिसाइलों ने, और वो कह रहे हैं कि हम फिर से अटैक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि परसों रात ईरान के अजाक में जो न्यूक्लियर एरिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, हालांकि वो निष्क्रिय है, वहां पर भी इजराइल के बॉम्ब गिरे थे। और अब नेतन्याहू कह रहे हैं एक बार फिर से हम वहीं पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है उस पर फिर से हम मिसाइलों के जरिए अटैक करेंगे। तैजावत साहब, लेकिन अगर मैं अभी एक बिल्कुल ट्रू एनालिसिस यहां पर करूं तो शुरू में 3-4 दिन लग रहा था कि इजराइल भारी पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद 5वां दिन जैसे गुजरा और ईरान का रिटेलिएशन जैसे ही बढ़ा और अमेरिकी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। पिछले 2-3 दिन में इस वक्त आप समझिए कि ईरान उल्टा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है इस समय, क्योंकि तबाही ईरान ने भी बहुत मचाई है, फिर चाहे वो तेल अवीव हो और या फिर ईरान के जो और बड़े शहर हो। तेल अवीव में तो कल हमने देखा था कैसे जबरदस्त मिसाइलें गिरी थी, उनका स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गया, मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया और बड़ी तबाही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मची। रोहित साहब, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। तेल अवीव और हाइफा, उनको ईरान बहुत ही बुरी तरीके से तबाह किया है। और शायद यरूशलेम को इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि वहां पे धार्मिक महत्व है उसका, तो हो सकता है कि ईरान ने इसलिए वहां पे बम्बार्डमेंट नहीं किया है। हाइफा में जो बम्बार्डमेंट हुआ है, इससे हमारे अडानी साहब को भी नुकसान है और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को नुकसान है, क्योंकि भारत के लोगों को वहां रोजगार मिल सकता था अच्छे इन्वेस्टमेंट से। तो खैर, हम मुख्य बात पर आते हैं। ये बात सच है और आपका एकदम विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। और जैसे कि जामवाल साहब ने भी बिल्कुल ठीक ही बात बोली, खासकर अगर हम आसान भाषा में इसको समझें तो वो उस बम्स को बोलता है बंकर ब्लस्टर्स बम। खासकर ईरान के जो फोर्दों में जो परमाणु जो ठिकाने वो काफी अंदर तक है। तो अगर जो अभी एग्जिस्टिंग जो बॉम्ब हैं इजराइल के पास, अगर उनसे वो अटैक करता है तो उसके परमाणु ठिकाना खासकर जो पहाड़ियों में बने हुए हैं, खासकर फोर्दो वगैरह में, उससे कोई बहुत ज्यादा उनको नुकसान नहीं होगा, जो कि 200-300 या शायद उससे भी ज्यादा गहरे हैं। तो उसके लिए अमेरिका का जो बंकर ब्लस्टर बम है, जिसका उसने एक बार इस्तेमाल किया था 2017 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अफगानिस्तान में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। तो हमें यही देखना पड़ेगा कि कहीं ये सारा जो खेल खेला जा रहा है, क्योंकि मिसाइल अटैक से पहले कोई देश ये नहीं कहता है कि हम कहाँ करने वाले हैं आक्रमण, कहाँ नहीं करने वाले हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसकी बड़ी भूमिका है, और इसी बहाने वह उसको बंकर ब्लस्टर जो बॉम्ब देने की जो तैयारी है वो कर रहा है, ताकि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। उसकी परमाणु क्षमता को पूरी तरीके से खत्म न कर पाए, पर उसको काफी वर्षों पीछे जरूर ढकेल दे, ये जरूर है। रूस का वाकई जो स्टेटमेंट आया है वहां के जो टॉप लीडरशिप से, वो भी वाकई काबिले गौर है। तो अमेरिका शायद इसमें ना उलझे। और चीन का काफी बड़ा हित है, क्योंकि अफ्रीका में जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे कहीं ज्यादा उसने वेस्ट एशिया में इन्वेस्ट किया है ईरान के माध्यम से। तो चीन इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, यह भी बात ध्यान देने वाला है। पर भारत और चीन के संदर्भ में एक खास बात यह है कि ये दोनों ही देश जो है वो बिल्कुल ही लड़ाई में बहुत ज्यादा यकीन करने वाले लोग नहीं है। इनका इतिहास रहा है कि जब तक इन पे लड़ाइयां थोपी नहीं गई है तब तक वो शांति से विकास में यकीन करते हैं। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इस पूरे मसले में चीन क्या प्रतिक्रिया देगा, शायद वो सीधा सीधा ना आए, पर रूस से ऐसा लग रहा है।
और ये सारा प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा हो सकता है, और अमेरिका और खासकर अमेरिकन मीडिया इसमें माहिर है, हम ये जानते हैं रोहित साहब। हाँ ठीक है, मैं आपके पास मैं वापस चलूंगा अभी डॉक्टर विमल के पास, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर ये है कि इजराइल ने फिर से अटैक किया है। तेहरान पर विध्वंसक हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। ड्रोन अटैक्स किए हैं इस बार इजराइल ने। ईरान के एक और न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल ने ड्रोन अटैक्स किए हैं। तेहरान में भी एयर स्ट्राइक हुई है और डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव हो गया है। ईरान के निशाने पर इजरायली न्यूज चैनल, यानी कि एक दूसरे पर ये लगातार अटैक्स कर रहे हैं और ये धमकी नेतन्याहू की तरफ से दी जा चुकी है कि हम फिर से इजराइल का जो न्यूक्लियर एरिया है उसको हम मारेंगे, उस पर हम फिर से अटैक करेंगे। लेकिन इस बीच दोनों तरफ से जबरदस्त मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जा रही हैं। अभी सुबह के वक्त खबर आई थी, अब से थोड़ी देर पहले, कि ईरान ने इजराइल पर एक साथ 14 मिसाइल से अटैक किया था और ये मिसाइलें वापस जो तेल अवीव है उसको निशाना बनाकर ईरान की तरफ से ये इजराइल अटैक किया गया था। ये देखिए, मैं उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। इजराइल के तेल अवीव की ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे आसमान में एक के बाद एक मिसाइलें तेल अवीव के उड़ रही थी और उसके बाद जब नीचे गिरी तो जबरदस्त एक्सप्लोजन वहां पर हुआ। ईरान इजराइल युद्ध की बड़ी खबरें अब तक क्या है, क्या डेवलपमेंट्स है, वो मैं आपको बता दूं कि ये युद्ध अब अपने 8वें दिन पहुंच चुका है। ये जंग 8वां दिन इसका चल रहा है। तेहरान पर इजराइल ने विध्वंसक हमला किया है। ड्रोन के जरिए इजराइल ने यहां पर अटैक किया। ईरान के एक और न्यूक्लियर रिएक्टर पर यह इजरायली अटैक हुआ है। इजराइल ने ईरान के खोर्डब न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक किया है। अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला हो चुका है। ये परसों रात के वक्त किया गया था, जब ईरान के अराक में जो निष्क्रिय न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने आपको बताया था उस पर अटैक किया गया था। तेहरान में एयर स्ट्राइक हुई है, डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव कर दिए गए हैं और ईरान ने भी काफ़ी तबाही इजराइल में मचाई है। इजराइल के न्यूज़ चैनल पर अटैक किया, क्योंकि हमने देखा था कि पहले इजराइल का बम ईरान के एक न्यूज़ चैनल पर गिरा था जब एक लाइव कवरेज के दौरान जोरदार धमाका हुआ था। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हमला ईरान ने इजराइल पर भी किया है। इजरायली वायुसेना ने 2 ड्रोनों को मार गिराया है ईरान की, ये भी खबर मिल रही है। जासूसी करने ईरानी ड्रोन आया था, लेकिन उसे इजराइल की सेना ने मार गिराया। इजराइल में अमेरिका का जो 14 कार्गो विमान है अमेरिका के, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। गोला बारूद और सैन्य उपकरण लेकर अमेरिका के 14 कार्गो विमान पहुंचे हैं इजराइल के पास, यानी कि एक तरह से रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है इजराइल को। 7 दिन की जंग अब तक जो हुई है उसमें इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि अगर डेथ टोल में ईरान के लिहाज से देखूं तो यहां पर मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 639 लोग ईरान में अब तक मारे जा चुके हैं और 1329 लोग इस जंग में अब तक ईरान में घायल हुए हैं। डॉक्टर विमल के पास मैं चल रहा हूं। डॉक्टर विमल, जिस तरह की चेतावनी ये ट्रंप दे रहे हैं, आपको लगता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस जंग में ट्रंप का होगा? हालांकि जो धमकी है वो तो बड़े जोरों शोरों से दे रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं कि मैं एक्शन में आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं, यूएस के करीब 30 फाइटर जेट्स हैं, वो मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं और अपना युद्धपोत भी उन्होंने मूव कर दिया है। क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं आपको ट्रंप इसमें, या सिर्फ वो डरा रहे हैं ईरान को? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने पहले ही कहा था कि जो ट्रंप साहब का अब तक का कार्यकाल रहा है उसमें सिर्फ वो गीदड़ धमकियां देते ही दिखाई दिए हैं। और कहीं ना कहीं यदि इतना समय अभी भी वो दे रहे हैं, 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं, तो उसमें ये समझना होगा कि 2 हफ्ते का समय क्यों, जब एक लड़ाई एक निर्णायक रूप में चल रही है बिल्कुल, तो उस समय तो आपको त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आप वाकई में वेस्टर्न कौंसिल के अपने आप को अधिपति मानते हैं तो आपको त्वरित रूप से कार्रवाई करनी है, लेकिन आप अभी उसमें भी समय टाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। और आज जैसे अगर हम देख भी रहे हैं भाई, ये जो आज लड़ाई हो रही है ईरान और इजराइल के बीच में, ये सिर्फ इनके बीच का तनाव नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हो रही है। और इजराइल जहाँ की एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ दशकों से अपनी जनता को चरमपंथी हमलों से बचाता आ रहा है, इसमें ईरान खुलेआम उन संगठनों को समर्थन देता है, वित्त पोषित करता है, जो कहीं ना कहीं आए दिन इजराइल पर रॉकेट दागते हैं। तो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक विकल्प ही नहीं, एक आवश्यकता हो गया है इस पूरे पर। और ऐसे में अगर वेस्टर्न कंट्रीज उनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल, अरविंद सिंह तेजावत जी और डॉक्टर विमल कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये जंग भीषण होती जा